नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि हमने बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी आपकी प्राचीन भारत की, प्राचीन इतिहास की। और यह जो आज वीडियो है वह गुप्त वंश पर है। इसमें हम गुप्त वंश के प्रमुख शासकों को, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था, गुप्तकालीन जो मंदिर बने उनकी कला कैसी थी, उनका साहित्य कैसा था, उन सारी बातों पर हम बात करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप बिना स्किप किए उन्हें लगातार देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और इसके अलावा अगर आपको प्राचीन इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड अन्य वीडियो चाहिए तो वो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो अगर हम गुप्त वंश की बात करें, तो अगर हम सबसे पहले बात करें चौथी सदी की, ठीक है, चौथी सदी की बात करें तो इस टाइम जो था भारत में कोई भी संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। जबकि कुषाण थे, कुषाण उस समय कुषाण थे और यहाँ तक कि शक शासक भी थे, लेकिन इनके जो शासक थे अब उनकी जो शक्ति पहले जैसी थी वैसी नहीं रह गई। धीरे धीरे इनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई और सातवाहन वंश तो तीसरी शताब्दी के मध्य ही पहले ही समाप्त हो गया था। तो ऐसी राजनीतिक स्थिति बनी थी चौथी सदी के प्रारंभ में कि उन राजनीतिक स्थिति में किस राजवंश का उदय हुआ, फिर गुप्त राजवंश का उदय होता है। ठीक है, कुषाणों के जब पतन हो गया, उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र एवं गणतंत्र राज्य उदय हुए। ठीक, उत्तर भारत में अगर हम कहें, जब छोटे छोटे कई राजतंत्र, तंत्रात्मक राज्य हुए, गणतंत्रात्मक राज्य उत्पन्न हुए। राजतंत्रात्मक जो थे जैसे गुप्त, नाग, आभीर, इक्ष्वाकु, और गणतंत्रात्मक में मालव, लिच्छवी इत्यादि थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त वंश का आरंभिक राज्य, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य क्या था, पहले वो कहाँ पे शासन करते थे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार था। ठीक है, गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्य रूप से हमें उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये जो गुप्त थे संभवतः वैश्य थे, ऐसा माना जाता है, और ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि ये कुषाणों के सामंत रहे और कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीकी एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार प्रचार और उनकी सुदृढ़ीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब हम बात करेंगे गुप्त काल की। तो गुप्त राजवंश के साथ भारत का इतिहास एक नए युग में इस तरह प्रवेश करता है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद देश में, जैसा कि हमने बताया, एक सदी तक विश्रृंखला फैली हुई रही और इस अशांत स्थिति का लाभ उठाकर, जैसा कि हमने बताया, कई छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए। मौर्योत्तर काल के बाद जिस वंश ने उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधा, वह वंश कौन था? वह वंश था गुप्त वंश। इसी युग में आकर बृहत्तर भारत, ठीक, बृहत्तर भारत माने ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर इंडिया, ठीक है, इसकी जो परिकल्पना थी, इसकी जो अवधारणा थी, वो इसी गुप्त काल में आकर के पूर्ण होती है। इसके अलावा इसी गुप्त काल में ही पुराणों को, महाकाव्यों को और खड़ दर्शन को अंतिम रूप दिया जाता है। सर्वप्रथम गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने वाले जो विद्वान थे, के.एम. मुंशी। तो ये आप याद रखिएगा, ये बिंदु यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहने वाले। ठीक है, अब हम जरा बात करेंगे कि गुप्त वंश के इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। तो कुछ हैं साहित्यिक स्रोत, जिनकी अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों में विशाख दत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये विशाख दत्त का नाटक है। इससे हमें गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कालिदास की जो रचनाएं हैं, जैसे ऋतुसंहार, कुमार संभवन, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा शूद्रक, एक कवि थे
सूत्रक, उनकी रचना थी मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ठीक है। इसके अलावा वात्स्यायन का था कामसूत्र। ठीक, वात्स्यायन के कामसूत्र। इन सभी ग्रंथों से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह था ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। अब अगर हम बात कर लें पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आ जाएगा, सिक्के आ जाएंगे, स्मारक आ जाएंगे, जिनसे हमें गुप्त राजवंश के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख की, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इससे हमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के अलावा जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा तमाम सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के भी मिले हैं। इस काल के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था या इसे रूपक भी कहते थे। तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। ठीक है। दिनार सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के रूपक या रूपक, और मासक तांबे के सिक्के। ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें कहाँ मिलता है? राजस्थान के बयाना से हमें सबसे अधिक सोने के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें मंदिरों से, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में है, भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है, भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। उनसे भी हमें गुप्तकालीन कला और मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा गुप्तकालीन स्मारक जैसे चैत्यगृह, मूर्तियाँ, इनसे भी हमें कला एवं स्थापत्य की जानकारियाँ मिलती हैं। अजंता एवं बाघ की गुफाओं से चित्र जो मिले हैं, उनसे हमें गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के स्रोत। अब हम बात करेंगे गुप्तों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था। तो कोई उन्हें वैश्य मानता था, कोई उन्हें क्षत्रिय मानता था, कोई उन्हें शूद्र और कोई उन्हें ब्राह्मण मानता था। जो लोग वैश्य मानते थे उनमें थे रोमिला थापर, ठीक है। इसके अलावा रामशरण शर्मा, इन्होंने गुप्तों को क्या माना है? वैश्य। ठीक। अब बात करेंगे क्षत्रिय मानने वाले थे R.C. मजूमदार। इसके अलावा गौरी शंकर ओझा, ये गुप्तों को गुप्तों को क्षत्रिय मानते थे। इसके अलावा शूद्र मानने वाले हैं काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्तों को शूद्र माना, और किसके आधार पर? वज्जिका के संस्कृत नाटक कोंकणी महोत्सव के आधार पर। ये पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण इनको माना है हेमचंद राय चौधरी ने।
तो इस तरह यह गुप्तों की उत्पत्ति का सिद्धांत था। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रमुख शासकों के बारे में। तो अगर हम गुप्तकालीन शासकों की बात करें तो श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। क्यों ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि महाराज जो उपाधि है उस समय सामंतों की उपाधि हुआ करती थी, जिस कारण पता चलता है कि यह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। जैसा कि हमने बताया इसके पहले कि ये संभवतः ऐसा माना गया है कि कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, कुषाणों के सामंत थे। इति सिंह के अनुसार इसने मगध के में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दे दिए थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो यह बातें थी श्री गुप्त के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप बात करेंगे श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच। ये श्री गुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच राजा बना। यह भी स्वतंत्र शासक नहीं था, श्री गुप्त के उपरांत शासक बना था। स्कंदगुप्त के सुपिया के लेख, जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है, कौन सा लेख? सुपिया का लेख। सुपिया के लेख से, जो कि स्कंदगुप्त का है, उससे गुप्तों की जो वंशावली है उसमें घटोत्कच से स्टार्ट होती है। श्री गुप्त से स्टार्ट न होकर वह वंशावली घटोत्कच से स्टार्ट होती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनैतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। अब हमारे आएंगे अगले शासक चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, इनका समय देखेंगे अगर हम तो 319 ईस्वी से 350 ईस्वी इनका समय है। ठीक है, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश की राजधानी इस समय पाटलिपुत्र थी। इसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का आरंभ भी माना जाता है। जब इसका राज्याभिषेक हुआ उसी समय इसने 319 ईस्वी का नया संवत गुप्त संवत के नाम से चलाया। इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मथुरा अभिलेख में हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इसने इलाहाबाद तक कर लिया, जो कि आज हमारा प्रयागराज है। ठीक, आगे देखेंगे। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इस विवाह के उपलक्ष्य में गुप्तों का पहला सिक्का विवाह प्रकार का या राजदंपति प्रकार चलाया गया। उसका नाम क्या था सिक्के का? विवाह प्रकार या राजदंपति प्रकार। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुमार देवी से विवाह करके इसने लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति को बढ़ाई और इसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया। ठीक, इसने लिच्छवियों की राजकुमारी से विवाह किया था। इसका एक और प्रमाण समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से मिलता है, जिसमें उसे लिच्छवि दौहित्र कहा गया है। ठीक, लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य को प्राप्त कर लिया। उसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर अपना और कुमार देवी का नाम खुदवाया। इस सिक्के के पीछे वाले हिस्से पे क्या लिखवाया इसने? लिच्छवया। ठीक है, सोने के सिक्के चलवाए और उसमें पीछे वाले हिस्से पे लिच्छवया को अंकित किया। ठीक, अगर और हम बात करें इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है, तो यह गुप्तों में पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस तरह चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने बताई। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? लिच्छनेय।
ठीक। दौहित्र, लिच्छवि दौहित्र, जैसा हमने कहा ना प्रयाग अभिलेख में है। कविराज, धर्म प्राचीर बंद, सर्वराज्योच्छेता। इसका एक और नाम मिलता है चंद्र प्रकाश। समुद्रगुप्त का एक और नाम मिलता है चंद्र प्रकाश। समुद्रगुप्त के समय की अगर हम बात करें तो 350 ईस्वी से 375 ईस्वी इसका समय काल है। ठीक है। इसके विजय अभियानों की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से होती है। विसेंट ऑर्थर ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। इसके अलावा सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसको चित्रित किया गया है। अब इसने अश्वमेध यज्ञ कराए और अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद इसने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि को धारण किया। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक एक बिंदु आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम समुद्रगुप्त की युद्ध नीतियों को देखेंगे। तो इसने इसकी जो एक प्लानिंग थी आर्यावर्त की पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। और आटविक पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। इन दिनों पर इन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, इनकी विजयों को अगर हम देखें तो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इसने 3 शासकों को हराया। किसको? अच्युत को, नागसेन को। ग्वालियर के पद्मावती में यह शासन करता था। कोतकुलज को। पाटलिपुत्र में युद्ध विजय के पश्चात जब समुद्रगुप्त विजय की खुशियां मना रहा था तब इन लोगों ने उसे कैद कर लिया। बाद में समुद्रगुप्त ने इनको युद्ध में हरा दिया था। तो इन 3 लोगों को आर्यावर्त के पहले युद्ध में समुद्रगुप्त ने पराजित किया। उसके बाद आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें समुद्रगुप्त ने कुल 9 राजाओं को हराया। ठीक है। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में उसने 9 राजाओं को हराया। 9 राजा कौन थे? रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदीवर्मा, बलवर्मा। ठीक है। तो ये उसकी आर्यावर्त की विजय हुई। ठीक। आगे हम देखेंगे दक्षिणापथ की विजय। फिर इसने दक्षिण में कुल 12 राज्यों को पराजित किया। कितने? 12 राज्यों को। इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। इसने ये दक्षिणापथ की जो विजय की उसमें इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। ठीक है। इसका मतलब क्या था? विलय न करना, मात्र करद बनाकर छोड़ देना। ठीक है। चलिए, इसके बाद इसने आटविक पर विजय प्राप्त की। दक्षिणापथ के बारे में बात करें तो दक्षिणापथ के विजय में सबसे महत्वपूर्ण शासक कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त, एरणपल्ल का शासक दमन, पालक्क का शासक उग्रसेन, वेंगी का शासक हस्तिवर्मा, कुशलस्थपुर का शासक धनंजय था। ठीक है। आटविक विजयों की बात करें तो ये आटविक राज्य यूपी के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले थे और इन राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बना लिया। इसके अलावा इसने सीमावर्ती राज्यों को विजय प्राप्त की। सीमावर्ती राज्यों में उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर स्थित जो राज्य थे उनकी संख्या 5 थी। जैसे कर्तपुर जो कि आज जालंधर में स्थित करतारपुर है, समतट पूर्वी बंगाल यानी आधुनिक बांग्लादेश कह सकते हैं, डवाक पर विजय प्राप्त की। ये असम के नौगांव जिले से वर्तमान में इसका है। कामरूप यह असम है, असम, कामरूप और नेपाल उत्तरी और पूर्वी सीमा पर स्थित इन्हीं राज्यों को उसने पहले जीता। इसके अलावा समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका में मेघवर्मन, ठीक है, मेघवर्मन
का साम्राज्य था। मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक, अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में। तो इसने कई प्रकार के सिक्के ढलवाए, जैसे परशु प्रकार के सिक्के। इसके ऊपरी भाग पर समुद्रगुप्त बाएं हाथ में धनुष लिए खड़ा है। ऊपर वाले भाग पे जैसे ये सिक्का है तो इसका ऊपर वाला भाग ये समझ लीजिए ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, और ये निचला भाग। तो ऊपरी भाग पे समुद्रगुप्त धनुष लेके खड़ा है और पीछे उसकी उपाधि है कृतांत परशु। ठीक है, उसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और सिक्का था गरुड़ प्रकार का। इस सिक्के पर नागवंशी राजाओं के ऊपर इसने जो विजय प्राप्त की उसको दर्शाया गया है। इसके अलावा एक सिक्का था धनुर्धारी प्रकार का। इसमें समुद्रगुप्त की उपाधि अप्रतिरथा अंकित है और इन सिक्कों में भी समुद्रगुप्त धनुष बाण लिए खड़ा है। ठीक है, ये इसकी उपाधि अंकित है। अगला है अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। यह सिक्का समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। विद्यावादन का प्रकार, इन सिक्कों में समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण है, जिससे पता चलता है वो संगीत का प्रेमी था। ठीक है, इसके अलावा एक और है व्याघ्र हनन प्रकार। इसके ऊपरी भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का शिकार करते हुए राजा की आकृति है और पीछे मकर वाहिनी गंगा की आकृति है। ठीक है, ये सारे, इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में ये सारी जानकारियां हमें कहाँ से मिली है? प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा जरा सा मोटा मोटा देख लें। मूल रूप में यह पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिसेन। भाषा इसकी संस्कृत है। लिपि इसकी ब्राह्मी है। शैली इसकी चंपू काव्य है, गद्य पद्य दोनों में है। इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 33 पंक्तियां हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसको सर्वप्रथम प्रयाग प्रशस्ति लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो कैप्टन ए ड्रायर ने सर्वप्रथम पढ़ा। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, गंगा अवतरण का उल्लेख है, पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया है। इसमें कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख है। इसी में जहांगीर एवं बीरबल का भी लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में कोई तिथि नहीं दी गई है और ना ही समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे इसकी विजय नीतियाँ। हमने ये ऊपर बताना भूल गए थे, तो विजय नीतियाँ देखिए किस किस अपने विजयों में इसने किन किन नीतियों को अपनाया। तो राजप्रबोधरण नीति, इसने मगध के आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने राज्यों में मिला लिया इस नीति के द्वारा। ठीक है, सर्वकर दाना ज्ञाकरण की नीति, इसके द्वारा इसने सीमांत प्रदेशों की यह नीति थी और सीमांत क्षेत्रों को इसने इस नीति के द्वारा जीता था। परिचारकीय कृति, यह एक तरीके से सेवक बना लेना, परिचायक बना लेना। ठीक है, तो इसने यह नीति आटविकों पर चलाई थी। ठीक है, कन्योपायन, विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध अपनाने की नीति। इसके अलावा ग्रहण मोक्षानुग्रह, तो ग्रहण मोक्षानुग्रह के बारे में हमने बताया था कि इसने दक्षिणापथ जो अभियान था, दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित किया और उन्हें पुनः उनके राज्य को सौंप दिया। यानी ये जो नीति है अपने राज्य में इनका विलय न करना, ये यह था। ठीक है, मात्र करद बनाकर छोड़ देना। चलिए
अगर हम इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं हैं कि यह विजेता होने के साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षण भी था। इसके सिक्कों पर हमने बताया कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कविराज की इसने उपाधि धारण की थी, हमने आगे ही बता दिया है आपको। इसके अलावा व्याघ्र पराक्रमांग, अप्रतिरथ पराक्रमांग जैसी उपाधियां मिलती हैं, वो भी हमने बताया। इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को अब संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत भी कहा गया है। कहाँ पे? ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि भी मिली है, ठीक है। चलिए, तो ये संपूर्ण बातें थी समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम उल्लिखित है, लेकिन इन दोनों शासकों के बीच एक और शासक पहले हुआ था। कौन? रामगुप्त, जो कि इनका भाई था। रामगुप्त बहुत दुर्बल था और बहुत कायर था। विशाख दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह शकों से पराजित हो गया था और उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए भी वो तैयार हो गया था। एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। तो वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, यानी जिनका उल्लेख है ध्रुव देवी, उनको देने को लिए तैयार हो गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित किया और उसने ध्रुव देवी से विवाह किया, ठीक है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़ा एक लौह स्तंभ है जिसका नाम क्या है? मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है। मेहरौली का लौह स्तंभ, इस पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। इसके अलावा उदयगिरी गुहा अभिलेख से भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का पता चलता है, ठीक है। उसके शासन काल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख किया गया है। तो ये इस प्रकार कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब हम विस्तार में पढ़ते हैं। तो इसका समय है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी, ठीक है। इसने उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। आगे बात करें तो रामगुप्त जो हमने बताया इसका भाई था। रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के एरन और भिलिसा से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी उपाधियों की, ठीक है। उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधियां थी देवराज, जो कि सांची लेख में अंकित है। इसके अलावा सहसांक देवराज, सांक, यह स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसको सकारी कहा जाता है, शकों का शत्रु इसका मतलब होता है। इसके अलावा देवगुप्त, प्रवरसेन के चमक लेख में यह उपाधि अंकित है। परम भागवत, यह उपाधि इसके धर्मनिष्ठ वैष्णव होने का पुष्टि करता है। अभी हमने आपको बताया चंद्र मेहरौली लौह स्तंभ में इसको देव भी कहा गया है, एवं विक्रमादित्य शक विजय के पश्चात यह उपाधि इसने धारण की थी। चांदी की मुद्रा का प्रचलन करने वाला पहला गुप्त शासक है। इसने
चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया था सबसे पहले। अब इसके वैवाहिक संबंध एवं साम्राज्य विस्तार के बारे में देखेंगे। तो इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। ठीक है। नागवंश की बात करें तो इसने नागवंश की कन्या राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे इनको प्रभावती गुप्ता नामक कन्या प्राप्त हुई। नागवंश का क्षेत्र मथुरा, अहिछत्र, पद्मावती, ग्वालियर तक फैला हुआ था। ठीक है। और इसी अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इन्होंने वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक काकुत्स्थवर्मन की पुत्री से किया था। ठीक है। अपनी बेटी का विवाह वाकाटक नरेश के पुत्र से और अपने बेटे कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब शासक से किया था। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके अलावा इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्री तट भी मिल गया, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इससे मालवा और उसका मुख्य नगर उज्जैन भी समृद्ध हुआ। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया ना कदम राज वंश। ठीक है। इसके बाद जो हमने आपको बताया, इसने अपने बेटे कुमारगुप्त का विवाह करवाया था। यह कहाँ से पता चलता है? ताल गुंड अभिलेख से पता चलता है कि कदम्ब राज की पुत्री से विवाह किसका हुआ था? कुमारगुप्त का। ठीक है। इसके अलावा वाकाटक वंश का हमने बताया, इसने खुद नागवंश से विवाह किया और वाकाटक वंश से अपनी पुत्री का विवाह किया। तो इस तरह इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सबसे महत्वपूर्ण थी विक्रमादित्य की विजय, शक विजय। ठीक। अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को 409 ईस्वी में पराजित किया। इस विजय के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने आपको आगे ही बताया था, इसी के बाद इसने उपाधि धारण की थी सकारी, शकों का शत्रु। ठीक है। शकों पर विजय के बाद ही इसने मालवा क्षेत्र से व्याघ्र शैली में, किस शैली में? व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्कों को चलाया था। सर्वप्रथम चांदी का सिक्के चलाने वाला भी ये गुप्त शासक रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसके राज दरबार में फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भी आया हुआ था। ठीक। फाहियान की बात करें तो इसकी प्रसिद्ध रचना है फू की। ठीक है। ये उत्तर पश्चिम के स्थल मार्ग से आया, लेकिन गया जल मार्ग से। ठीक है। इसने जो है अपनी इस पुस्तक में यहाँ के बारे में बताया। ठीक है। पाटलिपुत्र में इसने अशोक का राजमहल देखा, उससे प्रभावित इतना हुआ कि उसे देवताओं का निर्मित हुआ बताया। इसके अलावा इसने श्रावस्ती में स्थित जेतवन विहार में निःशुल्क चिकित्सा की भी प्रशंसा की है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसने बताई। इसने मध्य देश यानी भारत देश के बारे में अपने इस पुस्तक में वर्णन किया है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। उपाधियां हमने इसकी देख ली थी। ठीक है। इसके कई अन्य नाम मिलते हैं, जैसे देवगुप्त और देवराज, और उपाधियां हमने देखा था। ठीक है। इसके पहले हमने उपाधियां देख ली हैं। अब बात करेंगे आगे। इसके दरबार में 9 रत्न थे जो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। उन 9 रत्नों को हम देखेंगे। कालिदास,
साहित्यकार थे, नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे अमर सिंह, ये कोशकार थे, ये साहित्यकार थे। बेताल भट्ट, ये जादूगर थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे, ठीक है। शंकु वास्तुकार थे। घटकर्प कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। इसके अलावा छपणक, ये फलित ज्योतिष के प्रणेता थे, फलित ज्योतिष के प्रणेता, ठीक है। खगोल या जानकार कह सकते हैं। वराहमिहिर, यह भी फलित ज्योतिष के प्रणेता जो है वो वराहमिहिर थे, और जानकार की जानकारी रखने वाले छपणक थे, ये प्रणेता थे। और साथ में खगोल विज्ञानी थे, ठीक है। सोचिए, हर विभाग के लोग थे इनके नवरत्नों में। वररुचि व्याकरण के ज्ञान करता थे, ठीक है, व्याकरण के ज्ञान करता थे। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेखों के बारे में। इनका है मथुरा स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का यह पहला अभिलेख है, ठीक है। उदयगिरी गुहा लेख, चंद्रगुप्त के संधि विग्रह वीरसेव का है। किसका है ये? इनका एक अधिकारी था संधि विग्रह, जिसका नाम था वीरसेन शैव, ये उसी का है, ठीक है। उदयगिरी का दूसरा अभिलेख चंद्रगुप्त के संसानिक महाराज का है, जो कि मालवा का गवर्नर था। मेहरौली लौह स्तंभ लेख, मूल रूप से यह ब्यास नदी की एक पहाड़ी पर स्थित था, जिसे दिल्ली के राजा अनंतपाल तोमर ने उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली के मेहरौली में स्थापित करवाया। यह एक मरणोपरांत अभिलेख है, ठीक है, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के मरने के बाद लिखा गया। इसमें ऐसा वर्णन है कि इसने सिंधु नदी को पार कर बाहलिकों यानी परवर्ती कुषाणों को पराजित किया था। सांची लेख है इसका। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति, उसका सेनापति था आम्रकारध्रव उसका नाम था, यह उसका है। इसमें ग्राम पंचायतों का वर्णन है। इसके अलावा गढ़वा लेख, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। यहाँ से गुप्तों के 4 अभिलेख मिले, जिसमें एक चंद्रगुप्त द्वितीय का, 2 कुमारगुप्त का और एक संभवतः स्कंदगुप्त का है। अब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कला एवं साहित्य के बारे में जरा सा देख लेते हैं। तो इसका जो शासनकाल था, इस कला और साहित्य के प्रति इसका अगाध अनुराग था। हमने बताया नवरत्न रहा करते थे, दरबार में फाहियान आया था, चीनी यात्री। इसके अलावा पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी हम कला और साहित्य के बारे में वीडियो के लास्ट में डिटेल रूप में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, जिसने अपनी उपाधि धारण की थी महेंद्रादित्य की। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह गुप्त नरेश था, ठीक है। कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। यह शासक ध्रुव देवी रामगुप्त जो थी, रामगुप्त की पत्नी, उनका पुत्र था गोविंद गुप्त, लेकिन यह विवादास्पद है। मुख्यतः कुमारगुप्त प्रथम ही शासक था विक्रमादित्य के बाद। कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख से उसके शासनकाल के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन हमें उसके
मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिहार में पटना के निकट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई इसने। गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा भीमसांग ने की। उस समय वहाँ का प्रधानाचार्य शीलभद्र था। अब हम कुमारगुप्त के अभिलेखों को देखेंगे। बिलसड़ अभिलेख, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ठीक है, यूपी में है। यह कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है। ठीक है, इसमें ध्रुव शर्मा ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकेय भगवान का मंदिर बनवाने का उल्लेख है। इसमें गुप्तों की वंशावली भी प्राप्त होती है बिलसड़ अभिलेख से, याद रखिएगा। अगला है करमदंडा अभिलेख। यह भी यूपी के फैजाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव की मूर्ति के निचले वाले भाग पर की थी। अगला है मंदसौर अभिलेख। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी रचना कुमारगुप्त का दरबारी था, अभी हमने बताया, वत्स भट्टी ने इसकी रचना की। इस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी श्रेणियों यानी रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराए जाने का उल्लेख है। इस अभिलेख में गुप्त संवत के स्थान पर विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तुमैन अभिलेख। यह मध्य प्रदेश के गुना जिले में है। इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तुमैन अभिलेख में याद रखिएगा उदयगिरी गुहा लेख। इसमें शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का लेख है। मनकुंवर अभिलेख, यह इलाहाबाद में है, यूपी के। और बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग पर बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा इसको खुदवाया गया है। गढ़वा के 2 अभिलेख इलाहाबाद में स्थित हैं और इसमें स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख आया है। ठीक है, इसके अलावा कुमारगुप्त बांग्लादेश से धनदय कुमार दामोदरपुर एवं बैग्राम से ताम्रपत्र मिले हैं। दामोदरपुर को उस समय पुंड्रवर्धन कहा जाता था, जिसका राज्यपाल चिराग दत्त होता था। ये कभी कभी पूछता है। दामोदरपुर कहाँ है? बंगाल में, जिसको उस समय क्या कहते थे? पुंड्रवर्धन। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे सिक्कों की। कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति वाले सिक्कों को उत्कीर्ण करवाया। इसके सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी कुमारगुप्त के बारे में वो हमने आपको बताई। उपाधियां हमने बता ही दिया, महेंद्रादित्य, इसके अलावा श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेध नामक उपाधियों को इसने धारण किया था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो बातें हमने बता दी। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा। चलिए अब हम बात करेंगे कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त जिसकी उपाधियां थी क्रमादित्य, यह उपाधि इसके सिक्कों पर मिली है। विक्रमादित्य भीतरी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सक्रोपम कहोम अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहोम अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील। ठीक है,
सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। सौराष्ट्र के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। ठीक है, ये झील कहाँ है? यह झील एक तरीके से बांध है। उर्जयत गिरनार में उर्जयत पहाड़ी से निकले सुवर्ण सिक्ता और पालसनी झरनों के जल को जमा करके बनाई गई थी। बाद में जब यह झील बहुत जर्जर अवस्था में हो गई, तब अशोक के महामात्य तुसास्य ने इस झील को बनवाया। इसके बाद शक राजा रुद्रदामन के समय यह झील सूख गई थी। इसने इस बांध को दोबारा बनवाने का काम इसके मंत्री सुविशाख ने किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल से पहले ही इस झील का बांध टूट गया, जिससे प्रजा को बहुत कष्ट होता था। पर्णदत्त गुप्त शासक स्कंदगुप्त का राजकर्मचारी था, जिसने इसको, और इसका बेटा था चक्रपालित, इसने इसका जीर्णोद्धार कराया और उसी के निकट एक विष्णु मंदिर को भी स्थापित किया था, झील के ही किनारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा वृषभ शैली के इसने नए सिक्कों को भी जारी किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने हूणों के आक्रमण को असफल कर दिया था। सॉरी, ये असफल होगा। हूणों के आक्रमण को असफल कर दिया था। हूणों को जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ कहा गया है। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के अभिलेखों की। जूनागढ़ अभिलेख यह गुजरात से मिला। ठीक, इसमें वर्णित है कि गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। कहोम स्तंभ लेख यूपी के गोरखपुर जिले से मिला। इसमें वर्णित है कि भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। सुपिया का लेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ठीक, कौन सा वंश? घटोत्कच। इंदौर ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक स्थान से प्राप्त हुआ। इससे सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। तो ये बातें थी स्कंदगुप्त के बारे में। अब हम परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में देखेंगे। स्कंदगुप्त के बाद शासक बना पुरगुप्त। इसने वैष्णव धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त क्रमशः शासक बने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त रहा है। ठीक है, पर जो इसमें भानुगुप्त है, भानुगुप्त के बारे में बात करें तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख मिलता है। ठीक है, एरन अभिलेख 510 ईस्वी। इसमें हूण आक्रमण का उल्लेख है, जिसमें दिखाया गया कि लड़ते हुए भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया। फिर गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। यह सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। किसका? सती प्रथा का। ठीक है, ये भानुगुप्त का अभिलेख है। तो इस तरह से जो है गुप्त वंश लगभग 550 ईस्वी तक चला, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए गुप्तों के पतन हो गया। धीरे धीरे जो शासक थे वे कमज़ोर होते चले गए और उसी के साथ साथ नए वंशों का भी उदय होने लगा, जैसे बल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभीति वंश इत्यादि। गुप्तोत्तरकालीन शासकों का, गुप्तोत्तरकालीन राजवंशों का उदय होता चला गया और गुप्त वंश पतन की कगार पे चला गया। तो इस तरह गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब हम गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में देखेंगे, गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक थी। राजपद जो था, राजपद
राजपद जो था वो वंशानुगत था, लेकिन राजगद्दी हमेशा बड़े पुत्र को ही नहीं मिलती थी। जैसे देखिए, विक्रमादित्य के बड़ा भाई था रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त बैठा तो लेकिन निर्बल था, कमजोर था और बहुत कायर था। इस वजह से उसका छोटा भाई विक्रमादित्य गद्दी पर बैठता है। राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई गई। सबसे पहले केंद्रीय प्रांत थे, ठीक है। केंद्रीय प्रांत, केंद्रीय जो थे, केंद्रीय वो कई प्रांतों में बटे थे, ठीक है। राज्य जो था, केंद्र राज्य कई प्रांतों या भुक्तियों, इसको देश, भुक्ति या अवनि भी कहा जाता था। तो यह कई भुक्तियों, प्रांतों, अवनि इत्यादि में बटा था। हर भुक्ति का प्रभारी जो होता था उसे उपरी कहा जाता था, ठीक है। जो भुक्तियाँ थी, जो प्रांत थे, वे कई विषय में बटे थे, जिलों में बटे थे, जिसका अधिकारी विषयपति क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। जो विषय थे, विषयों को विधियों में बांटा गया था, विधियों, तहसीलों में, और विधियों को ग्रामों में या पेठ और फिर उसके बाद ग्रामों में विभाजित किया गया। पेठ जो था वो ग्राम समूह की इकाई, कई गांवों को मिलाकर, ठीक है। ग्राम जी जोन थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा गांव का जो प्रशासन था ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। इसका मुखिया कहलाता था ग्रामिक, ठीक। इसके अन्य सदस्य जो थे वो महत्तर कहलाते थे, ठीक है। ग्राम सभा को पंचमंडली या फिर ग्राम जनपद भी कहा जाता था, ठीक। अब हम गुप्तकालीन कुछ अधिकारियों को देखेंगे, उनके विभागों को। तो जैसे उस समय था महाबलाधिकृत सेनापति था यह, ठीक है। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंड नायक न्यायाधीश होता था। संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री था, संधि का मंत्री था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। दंडपाशिक विनय स्थिति स्थापक शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी होता था। नैतिकता का अधिकारी होता था। भंडाराधिकृत यह राजकोष का अधिकारी होता था, ठीक है। आगे देखेंगे महाछपटलिक, यह जो है लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रमुख दस्तावेजों और अभिलेखों को लिपिबद्ध करता था। महाप्रतिहार जो था वह राजप्रसाद से संबंधित विषयों वाला अधिकारी था, ठीक है। एक था पुरपाल। पुरपाल जो है वो नगर का प्रधान अधिकारी था। इसके अलावा भटास्वपति जो था घुड़सवार सेना का प्रधान था। इसके अलावा कर्णिक भू आलेखों को सुरक्षित रखने वाला था, यह महाछपटलिक के अधीन होता था। इसके अलावा स्थापक, यह इसको हमने बताया विनय स्थिति स्थापक, धर्म एवं नैतिकता का अधिकारी, ठीक है। खाद्य टपाकिक, यह राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था। कुमारामात्य गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते थे, एक तरीके से कह सकते हैं आईएएस अधिकारी जैसे, ठीक है। इनको कुमारामात्य कहा जाता था। महापीलुपति ये हाथियों की सेना के अधिकारी होते थे। तो इस तरह ये गुप्तकालीन अधिकारी थे। अब बात करेंगे राजस्व के स्रोत की। भूमि पर सम्राट का स्वामित्व था, सबसे प्रमुख राजा था, ठीक है, शीर्ष पर। गुप्तकालीन राजाओं ने भारी भरकम उपाधियां धारण की हुई रहती थी।
जो कि हमने देखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और पद होता था गोप्ता। गोप्ता जो है वो देश का प्रशासक था, जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। आगे अगर हम बात करें, भूमि से उत्पन्न उत्पादक का 1/6 भाग का अधिकारी था राजा। इस प्रकार के कर को भाग कहा जाता था। यानी जो सम्राट था वो भूमि का स्वामित्व तो उसके पास था, और 1/6 का वो अधिकारी था। कुछ प्रमुख कर थे, जैसे भाग, यह भूमि उपज का 1/6 भाग कहलाता था। भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जियों आदि की भेंट को भोग कहते थे। उपरिकर, यह एक प्रकार का भूमि कर था। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था। ये दोनों भूमि कर थे। ठीक है। भूतावाद प्रत्यात, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगा कर था। शुल्क, सीमा, बिक्री की वस्तुओं इत्यादि पर लगने वाला कर। वृष्टि, बेगार या निःशुल्क श्रम कर था। बलि, धार्मिक कर। करों की जो अदायगी थी वो 2 रूपों में की जाती थी, हिरण्य नगद रूप में और मेय अन्न देकर। ठीक है। अब गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो गुप्त शासकों का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध एवं संपन्न था। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के कई प्रकार बताए गए, जिसमें क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि थी। ठीक है। वास्तु, निवास करने वाली भूमि को वास्तु कहते थे। खिल, जो भूमि जोती ना जाए। अपराहत, बिना जोती गई जंगली भूमि। चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि। इसके अलावा अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। ठीक है। नारद स्मृति में भी भूमि के अलग अलग प्रकार बताए गए, जैसे अर्धखिल, यानी जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक खेती ना हो। खिल, जिस वर्ष पर 3 वर्ष से अधिक खेती ना हो। और इसके अलावा वन, जिस भूमि पर 4 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो। गुप्त काल में सिंचाई के साधनों में अरघट, जिसको राहट कहते थे, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। भूमि माप की कुछ इकाइयाँ थी, जैसे निवर्तन, पाटक, नड़, कुल्यावाप, द्रोणवाप और एक था आड़वाप। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो गुप्त युग में व्यापार एवं वाणिज्य में बहुत प्रगति हुई, लेकिन इसकी तुलना मौर्योत्तर काल के व्यापार वाणिज्य से करें तो उसमें कम है। ठीक। एक पद था श्रेणी। जब उद्योगों और व्यापार में लगे व्यक्ति संगठित होकर अपने हितों की रक्षा के लिए एक संस्था बनाते थे, तो उसमें श्रेणी का जन्म होता था। अर्थात संगठित व्यापारिक एवं औद्योगिक समूह को श्रेणी कहते थे। श्रेणी के लिए अनेक शब्दों का उल्लेख है, जैसे कुल, पूना, गण, निकाय, संघ, समूह। इसके अलावा समभूय, समुत्थान, ये एक में ही है। इसके अलावा समव्यवहार, इसके अलावा निगम, ये सभी श्रेणी को कहा जाता था। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। इंदौर जो था तैलियों की श्रेणी थी। ठीक। विदिशा, यहाँ पे हाथी दांत के कारीगर रहते थे। उज्जैनी अनाज व्यापारी। ठीक है। इसके अलावा नासिक बुनकर होते थे यहाँ पे। इसके अलावा मंदसौर रेशम बुनकर।
मथुरा, आटा पीसने वाले कारीगर, ठीक, कौशाम्बी, गंधिक, ठीक। व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे नगम कहते थे, हमने बताया। व्यापारियों के समूह को सार्थ और उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। अब गुप्तकालीन सिक्कों की बात करेंगे तो गुप्त काल के विभिन्न भागों में सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बयाना भरतपुर क्षेत्र का है, ठीक है। नगर श्रेष्ठीन बैंकरों एवं साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ठीक है। चांदी के सिक्कों को स्थानीय लेन देन में प्रयोग किया जाता था। रामगुप्त को छोड़कर इसके पहले तांबे के सिक्के नहीं के बराबर थे, ठीक है। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को ही प्राप्त है, यद्यपि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय कुषाणों को दिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इनके सिक्कों के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के 4 वर्गों में विभाजित था। राजा का न्यायालय पहला, दूसरा था पूग, ठीक है, और तीसरा था श्रेणी, चौथा था कुल, ठीक। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक कहा जाता था। इसके अलावा प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। इस काल में गुप्तचर प्रणाली की भी सीमित जानकारी मिलती है। सैन्य व्यवस्था की बात करें, सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत था। सेना के 4 अंग थे। पहला पदादि, दूसरा रथारोही, तीसरा अश्वारोही, चौथा गज सेना। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। गुप्तचर कर्मचारी को दूत और पुलिस कर्मचारी को भट्ट कहते थे, ठीक है। रणभंडागारिक जो अधिकारी था वो पदादि वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था, रसद की व्यवस्था करता था। अब बात करेंगे स्त्रियों की स्थिति की। तो उस समय स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा कम अच्छी थी। प्रमुख कारण था उपनयन संस्कार बंद हो गया था, अल्प आयु में विवाह होने लगे, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से, एवं पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हो गया। देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूतम में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का भी उल्लेख मिलता है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायी और आचार्य का नाम मिलता है। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं और वैश्याओं का वर्णन है। इसके अलावा नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का भी समर्थन किया गया है। अब बात करेंगे दासों की स्थिति के बारे में। दास प्रथा प्रचलित हो गई थी। मनु ने 7 प्रकार के दास बताए, जबकि नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत है। भूमिदान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। तो उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी उनकी हम बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने उसे अपना राज धर्म बनाया था। परम भागवत की उपाधि धारण की। गरुड़ को अपना राजकीय
चिन्ह बनाया गरुड़ को। ठीक है, इनके वैष्णव धर्म से संबंधित देवगढ़ का दशावतार मंदिर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की भी उपासना होती थी। इस समय हिंदू धर्म के तीन महत्वपूर्ण पक्षों भी विकसित हुए, जैसे मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई थी, यज्ञ का स्थान जो है वो उपासना ने ले लिया था, वैष्णव एवं शैव धर्म का समन्वय हो गया था, वैष्णव और शैव का समन्वय हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा जो दर्शन थे इस समय, सांख्य दर्शन आप सभी को पता है, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद या उलूप, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ठीक है, उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो ये सारे इस समय की गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति थी। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी, उन समय की जो कला और साहित्य थी, तो प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त युग में हुआ। पहले के मंदिर सपाट बनते थे, बाद में शिखर युक्त मंदिर बनने लगे थे। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिकल युग एवं स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगर हम बात करें गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताओं की, तो गुप्तकालीन मंदिर में अधिकांश मंदिर पत्थर के बने हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में द्वारपालों के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियां बनी हैं। गंगा नदी को मकर वाहिनी और यमुना को कूर्म वाहिनी के रूप में दिखाया गया है। अब हम इनकी मंदिरों को देखें तो सबसे पहले देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो गुप्त काल के अंतिम समय में इसका निर्माण हुआ। शिखर 12 मीटर ऊंचा है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। ये है जो आपका बिंदु है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है। ठीक है, जो पीसीएस के सिलेबस में है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूर्तियों और पौराणिक कथाओं का निरूपण किया गया है। रामावतार एवं कृष्णावतार दोनों से संबंधित दृश्य हैं। इसके अलावा विष्णु के दशावतारों का भी उल्लेख किया गया है। अगला मंदिर है इनका नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यह मंदिर सतना मध्य प्रदेश में अजयगढ़ के समीप है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह भी पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। इसके अलावा भीतरगांव का मंदिर, यह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुप्त काल का ईंटों से निर्मित यह प्रथम मंदिर है, ईंटों से निर्मित। ठीक है, यह विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। अगला जो मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यह भी केवल ईंटों से निर्मित है। इसके बाद मड़ियार मठ का मंदिर नालंदा बिहार में स्थित है। वृत्ताकार शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके निकट एक उमरू नुमा स्तूप बना है। इस मंदिर को मणिनाग मंदिर भी कहते हैं। कुछ लोग इसे महाभारत कालीन मंदिर मानते हैं। आगे बात करेंगे नागोद या भूमरा का मंदिर। यह भी मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की। पंचायतन शैली में है।
एवं यह शिव जी को समर्पित है। ठीक। तिगुआ का विष्णु मंदिर, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आता है बौद्ध गुहा मंदिर। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में। वात्स्यायन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में चित्रकला की गणना 64 कलाओं के अंतर्गत की है। कालिदास ने इसे चित्रकला को चिंगाचार्य कहा है। चित्रकारी हेतु उस समय प्रयुक्त होने वाले रंग थे हरे, काले, लाल, पीले, सफ़ेद और भूरे। इसके अलावा नीला और गंदे हरे रंग का प्रयोग भी किया जाता था। इसके अलावा लेपिस लाजुली रंग को फ्रांस फारस से आयात किया जाता था। ठीक है। चित्रकारी की कुछ विधियां थी। चित्रकारी गीले प्लास्टर पर विशुद्ध रंगों का प्रयोग करके की जाती थी। टेम्पोरा सूखे प्लास्टर पर मिश्रित रंगों का प्रयोग करके किया जाता था। चलिए आगे देखेंगे। चित्रकला के अंतर्गत अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। इनकी खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। ठीक है। कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 16, 17 और 19 गुप्तकालीन हैं। 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। 17 जातक कथाओं का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है और 19 में अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध की भेंट को दर्शाया गया है। ठीक है। मुख्य रूप से अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संदर्भित हैं। अब बात करेंगे बाघ की गुफाओं की। तो यह भी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत के समीप नर्मदा नदी की सहायक नदी है, महामती से 2-3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं। इसकी खोज डेंजरफील्ड ने की। बाघ गुफा की दूसरी गुफा को पांडव गुफा, तीसरी को हाथी खाना गुफा, चौथी को रंगमहल गुफा कहते हैं। यहीं पर बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोग इसे पंच पांडव के नाम से पुकारते हैं। अब बात करेंगे मूर्तिकला की। गुप्तकालीन मूर्तिकला का जन्म मथुरा कला शैली से हुआ है। उसमें कैसी मूर्तियां बनती थी, किन किन कलाओं से। गुप्तकालीन मूर्तिकला एवं मथुरा कला शैली में अंतर है। इनमें अंतर क्या है? मथुरा कला शैली की मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए नग्नता का प्रदर्शन हुआ है, जबकि गुप्तकालीन मूर्तिकलाओं ने अपनी मूर्तियों में मोटे उत्कीर्ण वस्तुओं का प्रयोग किया है। कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल सादगी से हुए हैं, जबकि गुप्त काल में सुसज्जित प्रभामंडल बनाए गए। गुप्तकालीन मूर्तिकला का केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां बनाई गई, जिनमें महात्मा बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां बनी। महात्मा बुद्ध की विभिन्न धातुओं में, विभिन्न मुद्राओं में धातु एवं पत्थरों की बैठी हुई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति है भागलपुर जिले से मिली इनकी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नामक स्थान से 7.5 फीट ऊंची कांसे की एक प्रतिमा मिली है, जो बैठी हुई है। इनकी जो प्रतिमा मिली है, और इस मूर्ति को वर्तमान में बकिंघम पैलेस में रखा गया है। इनकी बैठी हुई मूर्तियां अभय मुद्रा में हैं। इसमें बुद्ध पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, बायां हाथ अभय की मुद्रा में उठा है, इसे आशीर्वाद की मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा इनकी और बैठी हुई मूर्तियां समाधि मुद्रा में हैं, ध्यान में हैं, दोनों हाथ गोद में इस प्रकार रखे हैं कि उनकी हथेली एक दूसरे पर टिकी है।
भूमि स्पर्श की मुद्रा, इस मुद्रा का अभिप्राय है कि वे कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए और पृथ्वी को इस बात का गवाह बना रहे। उपदेश की मुद्रा, दोनों हाथ इस प्रकार सीने से लगे हैं कि बायां हाथ का कनिष्ठिका एवं अंगूठा दाएं हाथ की कनिष्ठ की अंगुली और अंगूठा बाएं हाथ की माध्यमिका को छू रहे हैं। अब हम बात करेंगे बुद्ध की कुछ खड़ी हुई मूर्तियां अभय मुद्रा में हैं और कुछ वरद मुद्रा। वरद मुद्रा माने उत्सर्जन की मुद्रा, बाल घुंघराले हैं, चेहरे पर अध्यात्मवाद का स्पष्ट झलक है। अभय मुद्रा, दायां हाथ अभय की मुद्रा में आशीर्वाद में और बायां हाथ वस्त्र को पकड़े हुए। कुछ मूर्तियां ब्राह्मण धर्म से संबंधित मिली हैं, जिसमें शिव और विष्णु की मूर्तियां हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में विष्णु को शेष नाग के ऊपर बैठा दिखाया गया है। इसके अलावा भिलसा के नज़दीक उदयगिरी गुफा के मुहाने पर दांतों से पृथ्वी उठाए वराह की प्रतिमा का निर्माण किया गया। ठीक है, मंदिर वास्तुकला की 3 श्रेणियाँ उस समय प्रचलित थी। ठीक है, मंदिरों की शैलीगत बनावट के आधार पर नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ये पूछता है परीक्षा में। नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह तल विन्यास में वर्गाकार होते थे और ऊर्ध्व विन्यास में शिखर गोलाई लिए होते थे, जिनकी रेखाएं तिरछी और चोटी की तरफ झुकी होती थी। नागर शैली के मंदिर हिमालय से लेकर विंध्य तक बनाए गए हैं, जैसे उड़ीसा के मंदिर, गुजरात के मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर, इनमें वर्गाकार गर्भगृह पाया जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है और इनमें एक विशाल प्रांगण पाया जाता है। इस शैली के जो मंदिर थे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पाए गए। चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, पांड्य शासकों के द्वारा इसको संरक्षण मिला। इसके बाद आती है बेसर शैली। ये नागर और द्रविड़ दोनों के बीच की थी, मिश्रित शैली थी और यह विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच इसका विकास हुआ। मुख्य रूप से होयसल और चालुक्य नरेशों के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य की। यहाँ पे देखिए कुछ गुप्तकालीन साहित्य हैं, जैसे ऋतुसंहार कालिदास का है, मेघदूत कालिदास का, कुमार संभवम कालिदास का, रघुवंशम कालिदास का, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, विक्रमोर्वशीयम कालिदास का, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। इसके अलावा हर्षचरित बाणभट्ट का, ठीक है, कादम्बरी बाणभट्ट, स्वप्नवास वदत्ता, भास का, किरातार्जुनीयम, भाराविका, पंचसिद्धांतिका, वराहमिहिर का, बृहत संहिता वराहमिहिर का, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का। ठीक है, इसके अलावा नीतिशास्त्र कामंदक का, मृच्छकटिकम शूद्रक का, हितोपदेश नारायण का। तो ये प्रमुख साहित्य थे गुप्तकालीन, इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। अब आते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी। गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी में प्रमुख जो रहे हैं व्यक्ति, उनमें आते हैं पहले, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, वराहमिहिर। वराहमिहिर की बात करें, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनकी पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, लघु जातक, विवाह पटल और योगमाया। वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पंच सिद्धांतिका गणित ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से संबंधित थे। ये पाटलिपुत्र से संबंधित थे आर्यभट्ट। इनकी पुस्तक है सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम 10 गीतिका।
आर्यभट्ट का प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री इनको कहा जाता है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का उल्लेख किया है। दशमलव प्रणाली का आविष्कार एक अज्ञात भारतीय ने 2वीं शताब्दी में किया था। इन्होंने सर्वप्रथम वर्ष की लंबाई 365 दिन होती है यह बताया। आर्यभट्ट ने पाई का निकटतम मान 3.1416 बताया था। आर्यभट्ट ही पहले ऐसे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन दोनों को वैज्ञानिक कारण बताया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला आएंगे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ये उज्जैन से संबंधित थे। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की परिकल्पना की और बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके बाद आते हैं भास्कर प्रथम की पुस्तक है महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। आर्यभट्ट के सिद्धांतों को आधार बना करके इन्होंने आर्यभट्टियम पर अस्मक तंत्र नामक टीका लिखा। अस्मक तंत्र किसको आधार बना के? आर्यभट्टियम को। इसके बाद आते हैं भास्कराचार्य या जिनको भास्कर द्वितीय कहते हैं। ये खानदेश महाराष्ट्र से संबंधित थे। इनका जन्म यहीं पे हुआ। इनकी पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि इनकी पुस्तक थी। भास्कराचार्य को कैलकुलस का आविष्कार माना जाता है, जो कैलकुलेट हम लोग करते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं। लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, इसके बाद गोला। लीलावती का फारसी अनुवाद मुगल काल में फैजी ने किया था। इसके बाद आता है चिकित्सा शास्त्र, जिसमें सुश्रुत गुप्त काल के शल्य चिकित्सक थे। प्लास्टिक सर्जन, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी में प्रयुक्त होने वाले 121 यंत्रों का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने निघंटु नामक पुस्तक भी लिखी है। नवनीतकम एक आयुर्वेद ग्रंथ है जिसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। तो यह संपूर्ण गुप्त काल है। आपका वीडियो जरा सा लंबा है, लेकिन गुप्तकालीन सब पूरी शासन व्यवस्था, प्रशासन, गुप्तकालीन शासक, उनके सारे युद्ध, विजय, उपलब्धि, गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति, साहित्य, उनका धार्मिक जीवन, गुप्तकालीन जो मंदिर बने उनकी कला शैलियाँ कैसी थी, उनकी चित्रकला कैसी थी, उनके प्रमुख अधिकारियों के नाम, यह सब जो परीक्षाओं में पूछता है आपकी, वह आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक ही टॉपिक आपका और बचा है गुप्तोत्तर काल, वह भी जल्द ही उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। पढ़ते रहिए, अपना सहयोग बनाइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।